हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2021 के इंटरव्यू में हम जो बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या इंटरव्यू है, यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। उसी सीरीज में हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे ऐसे पॉइंट वाइज उसको ब्रेक करके, जो कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजी जो यूपीएससी क्या चाहती है, किस पार्ट में क्या कहा गया है, इसके संबंध में हम देखेंगे। हमेशा ध्यान रखो कि जो इंटरव्यू होती है, जो पर्सनालिटी टेस्ट आपकी है, वो ओवरऑल आपका जो 20-25 मिनट्स में जिस ढंग से आप आंसर रिप्लाई करते हो, जिस ढंग से बिहेव करते हो, ये सारे के सारे चीज़ें मायने रखती है। मेयर क्वेश्चन का आंसर मायने नहीं रखता है। इस वजह से मैं बहुत बार ये बोलता हूं कि रिलैक्स रहो। क्वेश्चन आप कुछ नहीं जानते हो तो सिर्फ वो डिसाइड नहीं करता है कि आप कितने क्वेश्चन, आपके हर वो कंपोनेंट मायने रखते हैं। और स्पेसिफिक किसी कंपोनेंट का मार्क्स आपको इसमें नहीं, 150 मार्क्स टोटल पर्सनालिटी टेस्ट का है। लेकिन उस 150 में से आप ये नहीं सोचो कि हो सकता है कंटिन्यूअस आप 5 क्वेश्चन का रिप्लाई ना दे पाओ। तब भी आपको बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए इंटरव्यू बोर्ड को, फिर भी 100+ मार्क्स मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर वो कंपोनेंट आपका जो लगता है कि मायने रखता है। हाँ, दैट्स फाइन, ये आपका हर कंपोनेंट मायने रखता है, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, वही आपका डिसाइडिंग गेम नहीं होता है। बहुत बार कैंडिडेट होते हैं कि मैं डिटेल अपना जो सब्जेक्ट है उसको मैं गो थ्रू हो जाऊं, कि मैं सर इंटरनल सिक्योरिटी अभी पढ़ रहा हूं, तो उसके बाद मैं आप कांटेक्ट करता हूं, या फिर मैं बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करता हूं। इंटरव्यू इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, ऑल कंपोनेंट मैटर्स। इसी वजह से समटाइम मुझे भी लगता है कि कुछ कैंडिडेट हैं कि लगता है बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं, बट स्टिल उनको रिस्पेक्टेबल मार्क्स मिल जाता है। बहुत बार होता है कि एक कैंडिडेट को लगता है कि नॉलेज में तो ये बहुत एक्सपर्ट है, इसको तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए। समटाइम उस कैंडिडेट को भी खराब मार्क्स मिलता। तो हम कुछ कंपोनेंट्स जो भी हैं उनके बारे में ये देखेंगे। तो जो ब्रॉड एरिया है उसमें क्या है कि द बोर्ड वुड ब्रॉडली assess the candidate inter alia in the following in the sense की फिजिकल मेकअप के अंतर्गत आपके ये आते हैं कि जो अपियरेंस आपकी ड्रेसिंग क्या है। ठीक है, तो ड्रेसिंग किस ढंग से आप देखोगे। इधर मैं रिसेंट टाइम में देख रहा हूं, जब हम अपने टाइम में 2013 12 13 वाले के टाइम पे देखते हैं, तो बहुत सारे लोग ब्लेजर पहन करके, बहुत कम लोग जाते थे। मैं खुद जो है ब्लेजर पहन करके नहीं गया था। बस वो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और ऑब्वियसली है फॉर्मल ब्लैक शूज पहन करके गया था। आज के डेट में हर लोग एक ट्रेडिशन टाइप का हो गया है कि हर लोग ब्लेजर पहन के जा रहे हैं, या जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो साड़ी पहन करके जनरली सिविल सर्विसेज वाले में देखते हैं। लेकिन आप ब्लेज सपोज समर में किसी का इंटरव्यू हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ब्लेजर पहन करके, लेकिन अब चूंकि ट्रेडिशन टाइप का चल रहा है तो आप पहन के जाते हो। तो आपका अपियरेंस अपियरेंस इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली आपका सूट हो, ब्रांड दिखे, ये इससे मायने नहीं रखता है। सिंपल भी हो, लेकिन हाँ जो ड्रेस कॉम्बिनेशन दिया हुआ रहता है कि आपका शर्ट जो होना चाहिए वो लाइट कलर का होना चाहिए, पैंट जो होना चाहिए वो डार्क कलर का होना चाहिए, शूज आपका जो है वो मायने रखता है कि प्रॉपर फॉर्मल शूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो शादी वाले शूज पहन करके उस ढंग से ऐसे में चले जाओगे, नहीं। आपका अपियरेंस किस ढंग से आप दिखते हैं, और फिर जब आप चलते हैं, जब आप फिर रूम में इंटर करते हैं, ये मायने रखता है। बियरिंग का मतलब ये आपका है कि मैनर इन विच पर्सन कैरीज आउट और कंडक्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। यानी कि एक तरह से जो कहते हैं ना कि मैन ऑफ काइंड बियरिंग, कि वो जो अपना चीजें हैं वो एक तरह से जो दिखता है, वो जो है पर्सन वही उस चीज में दिख रहा है। यानी कि जिस ढंग से आप चल रहे हो, जिस ढंग से आपने रूम में इंटर किया, एक तरह से जिस ढंग से आपने चेयर को पुल किया, तो वो आपका दिखता है। बियरिंग वो आपका दिखता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ चल रहा होता है, कहीं जैसे आराम से आपने चेयर को पुल किया, फिर आराम से बैठे, ये चीज़ मायने रखता है।
फिर सी में है नेक्स्ट मैनर्स एंड मैनरिज्म। मैनर एक तरह से क्या होता है कि आपका कुछ जो बिहेवियर है, तो ग्रुप ऑफ वर्बल और अदर अनकॉन्शियस हैबिचुअल बिहेवियर। समटाइम क्या होता है ना कि आप देखोगे फ्रेंड सर्किल में आप यदि होते हो तो कुछ की आदत गाली देने की होती है, ऑब्वियसली हो वो डिफरेंट टाइप की। तो गाली देने की इन द सेंस कि हर का अलग अलग तरीके का होता है। ग्रुप में यदि हो तो कुछ गाली आपको कॉमन लगेगा, और यदि आप गाली ना दिए तो फ्रेंड बोलेंगे कि क्या आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, आज इतने सिविलाइज ढंग से बात कर रहे हो। तो बहुत बार क्या होती है ना कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड में ये रहती है कि चीजें चलती रहती है। तो जब आप बात करते हो उस ढंग से, कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक तरह से अनडेमोक्रेटिक शब्द नहीं होना चाहिए, अनसिविलाइज्ड वर्ड्स नहीं मुंह से निकलना चाहिए। अब बहुत सारे चीजें होती है कॉमन, जैसे होता ना, फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं ये क्या चुत्यापा कर रहे हो। अब ये चीजें आपके सर्किल में या नॉर्मल चीजें नॉर्मल लगती है, लेकिन आपके मुंह से वहाँ नहीं निकलना चाहिए। जो इंटरव्यू बोर्ड में है, पैनल में है वो मेंबर्स, तो उनको ऐसा कोई शब्द ना लगे, कुछ ऐसी चीज़ें या आपकी बिहेवियर को आप, जैसे मैं खुद ही फॉर एग्जांपल देखोगे कि मॉक इंटरव्यू लेता हूँ तो समटाइम वो बॉडी में हिलाते रहता हूँ, बॉडी हिलते मेरा रहता है, जो भी है मैं आगे पीछे अपना बॉडी को, पोस्चर को चेंज करते रहता हूँ। तो मैं एक तरह से इंटरव्यूअर हूँ वहाँ पे, लेकिन हम यदि कैंडिडेट हैं तो हमको ये ध्यान रखनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज जो जो आपका कॉन्शियस माइंड या फिर सब कॉन्शियस माइंड या फिर आपका जो वर्बल मैनर्स होते हैं, वर्बल में कुछ ऐसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो कि अनएक्सेप्टेबल है, वो आपके नहीं निकलने चाहिए। बहुत बार आप लोगों से कहते सुनते हो ना कि इसका जो बोलने का तरीका है, शैली है, लहजा है, ये बताता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये सारे आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। ये अब एक तरह से आपका, ये आपका जो होता है नॉलेज, और जो आप किसी भी चीज़ को जज करते हो उस पे। तो इसमें है कि एबिलिटी टू परसीव, किसी चीज़ को, जो सिचुएशन है उसको एसेस करना एक तरह से। ठीक है, कि वो सिचुएशन जो आपको दिया गया उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लगाना है। एनालाइज कोई भी हो सकता है, आपको एज ए सिचुएशन दे तो उसको एनालाइज करना, और प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सिचुएशंस, कि उस सिचुएशन में आप किस ढंग से अपने को डील करते हैं, अपने को फिट बैठाते हैं। बहुत बार आपको सिचुएशंस दिया जाता है तो सिचुएशंस में कुछ चीज़ें बेसिक्स ध्यान रखनी होती है कि हम जो भी एज ए अपने को प्रेजेंट करें, तो एक सिविल सर्विसेज या एक गैजेटेड ऑफिसर हम बनने जा रहे हैं, तो उस हैसियत से हमें हर तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को ना करें। ऐसा मीन्स ऑब्वियसली है आप फिजिकल वहाँ वायलेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके जो शैली है, आपकी जो भाषा है, आप जो कुछ बोल रहे हो उसमें ऐसा ना लगे कि आप ह्यूमन राइट वायलेशन को प्रमोट कर रहे हो, या फिर आप एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस या वीमेन के अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ें आपके मुंह से नहीं निकालना चाहिए। आप जो प्रेजेंट कर रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो है हमारे, जो या सोसाइटी के एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, उसके सिचुएशंस को देखते हुए चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको आप एज ए, जब आप कोई चीज़ डिसाइड करने लगते हो तो उसके अनुसार आपको वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है फिर वर्क रिलेटेड एप्टीट्यूड, कि एक बेसिक्स क्या आपकी ज़रूरत होती है। ऐसे आप असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहे हो, एसी बनने जा रहे हो, तो आपकी क्या ज़रूरतें हैं, या कुछ चीज़ें हैं इसमें से जो ऑलरेडी जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने किस ढंग से चीज़ों को हैंडल किया, आपके पास अब तक का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे, या फिर जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो उसके वर्क रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानना, लाइक डिसिप्लिन, इम्पैथी एक्सेट्रा। कोई भी चीज़ में लाइफ में देखो, फोर्स में कहते हैं ना, ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि जो डिसिप्लिन यदि आप सीख गए तो आपकी ट्रेनिंग का 60% पार्ट कंप्लीट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कल 7th ऑफ फेब था,
तो कल सीआरपीएफ की ज्वाइनिंग यानी कि 2019 बैच की सीआरपीएफ की ज्वाइनिंग हुई। तो मेरे जितने भी 2019 में मेजॉरिटी कैंडिडेट जो हैं सीआरपीएफ में ही थे। तो उसमें से कुछ ने मैसेज किया तो बहुत अच्छा लगा कि चलो, मैं जिस एकेडमी में कभी रहा वहाँ हमारे स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो गए और उन्होंने मैसेज किया। तो कल एक तरह से ना इमोशनल टाइप का ये लगा कि इट फील्स गुड कि आप हिस्ट्री में बैक जाने के लिए मजबूर होते हो उस चीज़ को सोचने के लिए। तो अच्छा लगा। तो मैंने वही सारी चीज़ें बोली कि देखो, साइड ट्रेनिंग में कुछ ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जबकि आप डाउन फील करो या जो भी है, लेकिन अपना एक तरह से मोरल बुस्टअप रखना है, डिसिप्लिन्ड रहना है, और थोड़ा सा भी ये कुछ ऐसा सिचुएशन हो तो पॉजिटिव उसको देखना है कि आज जो कष्ट हो रहा है, शायद ट्रेनिंग में कुछ ऐसे वक्त आते हैं जब रियली आपको लगता है ना कि दिस इज हेल, लाइक दिस इज नर्क एक तरह से है, लेकिन उसको उस ढंग से नहीं देखना है। तो सबसे जरूरी डिसिप्लिन होती है। आप कोई भी सिचुएशन वगैरह वाला एसआरटी वगैरह का जवाब देते हो तो डिसिप्लिन एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है। और इम्पैथी जो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको अपने शूज़ में रख करके देखते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन है, तो हमारे पास वेपन है इसका मतलब नहीं है कि वो जो कहते हैं ना, कुछ ऑब्वियसली है मिनिस्टर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, बोलते हैं ना मारे मारो गोली सालों को, आप वो नहीं कर सकते हो। आपके हाथ में वेपन है इसका मतलब वो नहीं है कि हम किसी को भी किल कर देंगे। कहते हैं ना कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिसके पास जितनी पावर होती है उतने उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उतने इम्पैथी रखने की जरूरत होती है। अदरवाइज यदि पावर हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो वो डिक्टेटरशिप सिचुएशन हो जाता है और वो सोसाइटी को बहुत महंगा पड़ता है। तो जब आप एक खास करके कमांडर के भूमिका में होते हो तो आपको सिंपैथी इम्पैथी रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो आप जवाब देते हो, ऐसा नहीं है आपको कि बोलेंगे हाँ जी बताओ इम्पैथी का डेफिनेशन क्या है, डिसिप्लिन का डेफिनेशन क्या है, डिसिप्लिन ये जरूरी आपको ये नहीं पूछेंगे, लेकिन जो आपका जवाब होना चाहिए उस जवाब में ये सब शामिल होना चाहिए, वो इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट फिर है एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज। जो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेशन में इधर गेम, स्पोर्ट्स, डिबेट्स इट्सेट्रा में किया है तो उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एवरी गेम के लिए वो सर्टिफिकेट का डिमांड नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बोलोगे कि हमने कबड्डी खेला था तो बोलेंगे लाओ कबड्डी का सर्टिफिकेट, नहीं। आप जो भी चीजों में पार्टिसिपेट किए हो तो कुछ में हाँ, आपने यदि ये लिखा हुआ है कि मेडल हमने जीता है तो वो मेडल के बारे में ऑब्वियसली है, यदि डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन में सम टाइम आपसे मांग सकते हैं कि हाँ ये है या नहीं। लेकिन अदरवाइज वो, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में तो आपसे नहीं मांगने जाते हैं। लेकिन आपका जवाब जो है, यदि आप ये बोलोगे कि हम 3 साल तक अपने कॉलेज के क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं, तो यदि कोई 3 इयर्स कॉलेज टीम में कैप्टन रहा है तो वो एटलीस्ट जो उसके जवाब हैं उससे दिखने चाहिए, क्योंकि आप कैप्टन थे इसका मतलब है कि आप टीम को मैनेज कर रहे थे। तो आपको वो मैनेजमेंट का स्किल्स जो है वो दिखना चाहिए। हाँ, थ्योरेटिकल में वो मैनेजरियल स्किल्स नहीं पूछने जाएंगे कि क्या है, लेकिन जो आपके जवाब होंगे, जो आपके रिप्लाई होते हैं उसमें आपको वो दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन यदि हम ये देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि अ पर्सन्स इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। जो कहते हैं ना कि आपका कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। वो एक बचपन में हमें बताया गया था और आप भी उस चीज को जानते हैं कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। शायद मनी गया है, सबसे आसान चीज है कि मान के चलो कि कहीं आप मनी आप कॉस्ट लगाते हो, फॉर एग्जांपल आप कहीं भी ज्वाइन करते हो प्रोग्राम, पेड प्रोग्राम कोई भी चीज का, इधर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो रिटन पार्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए, मान के चलो मैं पेड प्रोग्राम चला रहा हूं तो, या उसको ज्वाइन करते हो तो शायद लगता है कि अरे पैसे ये मांग रहा, तो कुछ पैसे यदि चला जाता है, पैसे तो पैसे आ सकता है, स्वास्थ्य जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि समथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ रिकवर कर सकता है। लेकिन कभी कभी शायद हेल्थ बहुत लोगों के लिए, आप कोविड-19 में हमने देखा कि उन लोग रिकवर नहीं कर पाए, वो चले गए। लेकिन फिर भी जो आप हेल्थ डिटेरियोरेट हुआ
तो उसमें कोई आपके ऊपर ब्लेम नहीं करता है कि इसका हेल्थ कैसे खराब हो गया, ये ब्लेम नहीं किया जाता है। हाँ, हो सकता है कुछ चीजों में कि आप लाइफ स्टाइल अच्छे नहीं अपना रहे थे, तब बोलता है कि यार तुम तो खुद अवेयर हो, एटलीस्ट अपने स्वास्थ्य पे तो ध्यान दो। लेकिन कैरेक्टर यदि है तो वो मरने के बाद भी आपको पीछा नहीं छोड़ता है। कुछ जो एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ ऐसे जो, तो हम उनके मरने के बाद भी एक तरह से, ऑब्वियसली बात है, हम पब्लिकली शायद किसी आदमी के मरने पर हम गाली नहीं देते, लेकिन जो आदमी उससे पीड़ित है या उसका कैरेक्टर सही नहीं था, तो मरने के बाद भी वो गाली सुनने के हकदार होते हैं। तो जो आपका कैरेक्टर होना चाहिए, अ पर्सन इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर, जो आप जवाब देते हो, बहुत बार जब बोलते हैं हम, तो पता चल जाता है कि किस ढंग से इसका क्या मोटो है। समटाइम देखोगे कुछ चीजें सार्केस्टिकली आदमी जवाब देता है, कुछ किस ढंग से। तो आप जिस ढंग से बोर्ड में जब जा रहे हैं, तो एक एज ए सिविलाइज्ड पर्सन के तौर पे जाते हैं, एक वो एस्पिरेंट जो 99% लोगों से ऊपर आप थे। इंटरव्यू में आप तभी पहुंच रहे हो जब आप जितने एग्जाम में बैठे हैं, करीब करीब 99%, 98%, डिपेंडिंग ऑन, हर साल अलग अलग होता है तो कितने सीट्स हैं उस पर। लेकिन मान के चलो इधर के देखोगे 21 वाले, यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो मोर देन 99% लोगों से आप बेटर हो। और आप सिर्फ पढ़ने में ही अच्छे नहीं हो, फिजिकली मेडिकली सब में फिट हो, तब आप गए हो, तो आपका जो बिहेवियर है, मैनर्स है, कैरेक्टर है, वो दिखना चाहिए उस लेवल में। तो इसमें है लीडरशिप क्वालिटी। आप लीडर बनने जा रहे हो, आप फॉलोअर नहीं बनने जा रहे हो। हाँ, ऐसा है कि आपके ऊपर भी कमांडिंग ऑफिसर होंगे, आप कंपनी कमांडर होंगे, लेकिन आपके ऊपर डिप्टी कमांडेंट होते हैं, सेकंड इन कमांड होते हैं और कमांडेंट होते हैं। सम टाइम डीआईजी आपके ऊपर रह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कहाँ आप पोस्टेड हो। कभी हो सकता है आईजी आपके खोज खबर लें, कभी एडीजी खोज खबर ले सकते हैं। तो लेकिन ऐसे ग्राउंड लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं, उनके लिए आप लीडर हो, उनके लिए आप मार्गदर्शक हो। जो आपके कांस्टेबल होंगे, हेड कांस्टेबल होंगे, जो एएसआई होंगे, एसआई होंगे, तो इन लोगों के लिए आप लीडर हो, तो वो क्वालिटी आप में दिखनी चाहिए। ड्राइव इन द सेंस कि आप किस लेवल से मोटिवेटेड हैं, आप फोर्स को या जहां भी आप जा रहे हैं, किस ढंग से आप उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। डिटर्मिनेशन, कि किसी भी चीज़ को करने का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। लॉट ऑफ टाइम होता है ना कि जब आप किसी भी जो वीरता के, जिन्हें अवार्ड मिला है, उनके बारे में पढ़ोगे, या फिर मान के चलो कि हमारे पास जितने परमवीर चक्र अवार्डी हैं उनके बारे में यदि पढ़ोगे, पीवीसी जिनको मिला हुआ है, या एमबीसी जिनको परमवीर चक्र या महावीर चक्र मिला हुआ है, या अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, उन इंडिविजुअल्स के बारे में यदि पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं ये है कि उनके अंदर डिटर्मिनेशन था कि यस आई विल डू। यदि यहाँ तिरंगे को लहराना है तो लहराना है। हाँ, अब आपका ड्यूटी जो है, उस ढंग का सिचुएशन जनरली बहुत कम आता है। यदि आप इंटरनल सिक्योरिटी में जा रहे हो तो उस ढंग से नहीं है कि आप अकेले पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दोगे, लेकिन आपके पास भी अपनी जो चैलेंजेस होती है, उस चैलेंजेस में डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। लॉट ऑफ टाइम मैं देखता हूँ, या मैं जैसे जॉब में रहा, तो बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जॉब को सिर्फ सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ए लॉट ऑफ पीपल आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिटर्मिन्ड होते हैं, करेजियस होते हैं, कि पैसे, प्रेस्टीज, रुतबा, ये सेकेंडरी चीज़ है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको किस ढंग से निभाते हैं, तो आपका वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। क्विक डिसीजन मेकिंग, ए लॉट ऑफ टाइम होता है ना, जैसे आप मॉक इंटरव्यू में भी देखते हो, कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि कैन आई टेक 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। यस, आप ले सकते हो 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता है इंटरव्यू वगैरह में कि आप बोलोगे कि 5 मिनट हमें चाहिए। नहीं, 5 मिनट में आपका गेम ही समाप्त हो जाता है। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड आप सोचने के लिए ले सकते हो। तो क्विक डिसीजन आपका मेकिंग होना चाहिए। ए लॉट ऑफ टाइम जो होता है ना, मैं बहुत बार कैंडिडेट से इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में पूछता हूँ कि बुलेट की साइज़ क्या है, सॉरी, बुलेट का स्पीड क्या है। तो वो बुलेट का स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि सेकंड का फ्रैक्शन आप मिस करते हो, 0.5 सेकंड में बहुत गेम हो चुका हुआ होता है। 0.1 सेकंड में बुलेट बहुत स्पीड कवर की हुई होती है। तो मायने रखता है। लॉट ऑफ टाइम होता है जहां आपको जो एक यदि आप जाओगे, वहां ज्वाइन करोगे, तो एक क्यूआरटी टीम होता है, क्विक रिस्पांस टीम, या क्यूएटी बोलते हैं, क्विक एक्शन टीम। ठीक है, क्यूएटी या क्यूआरटी।
तो वो टीम होती है जिन्हें क्विक एक्शन लेना होता है, यानी कि क्विक एक्शन इन द सेंस कि वो विद शॉर्ट स्पैन, सपोज 20 मिनट्स के अंदर वो अपने सारे साजो सामान के साथ तैयार होते हैं। जैसे आप देखोगे एनएसजी के कमांडो होते हैं, तो जो कमांडो एक तो होते हैं कि वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, और दूसरा जो होते हैं किसी होस्टेज और या सिचुएशन से उसमें डील करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि एक टीम हमेशा तैयार रहती है, क्विक एक्शन में रहती है कि कुछ भी हो तो विद इन 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट्स में आपको तैयार रहना है। कोबरा वगैरह का देखोगे तो क्या है, एक टीम हमेशा तैयार रहती है। तो आपको डिसीजन मेकिंग भी क्विक होना चाहिए। बहुत बार जो होता है थोड़ी देर के लिए लेट हो तो बहुत कीमत चुकाना पड़ता है। फिर है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि आप सिचुएशन, बुरी सिचुएशन आने पे आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हो, अपने टीम के ऊपर भरोसा कर सकते हो और अपने ऊपर भरोसा कर सकते हो। समटाइम सिचुएशन ऐसी आती है ना कि आप शायद 5 पीपल हो, या मान के चलो आप ग्रुप में जा रहे थे, कैजुअलिटी हो गई या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना, या जो सपोर्ट सिस्टम है उसको आने में देरी लगेगा, रीइंफोर्समेंट है वो आने में आपको टाइम लगेगा, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। या आपके अपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में नहीं, लेकिन आप किसी काम को अंजाम दे सकते हैं या नहीं, इस पे आपको भरोसा होना चाहिए। फिर एबिलिटी टू फेस स्ट्रेस एंड क्राइसिस। समटाइम इंटरव्यू में देखोगे कि क्या सिचुएशन होता है कि टफ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि ये लड़का आप जवाब नहीं दे पाएगा, ये कैंडिडेट जवाब नहीं दे पाएंगी, तो उसके बाद फिर से टफ क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आपको सिचुएशन देखते हैं कि कैसा फील कर रहा है। लॉट ऑफ टाइम मैं खुद ही कैंडिडेट को समटाइम ये बोलता हूँ, क्या बेवकूफ़ी वाला बात ये कर रहे हो, या समटाइम ये तो लेकिन उसमें से क्या होता है कि आपको वो स्ट्रेस दिया जाता है कि किस ढंग से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। लॉट ऑफ टाइम होता है, कुछ कैंडिडेट बोल देते हैं ना, जैसे कि सर ये मैं हिंदी में जवाब दूं, बोले तो नहीं, इंग्लिश में ही देना पड़ेगा आपको। अब वो देखते हैं कि उसके बाद कैसे हैंडल करता है कैंडिडेट। तो आपको हर वो सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार होना चाहिए। कुछ स्ट्रेस्ड सिचुएशन आपको देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं उसमें, और आप उसको किस ढंग से डील करते हो। कुछ मोमेंट ऐसे आते हैं कि लगता है कि होल इंटरव्यू इज स्पॉइल्ड, लेकिन उसके बावजूद भी आप डटे हुए हैं, ये आपके लिए मायने रखता है। फिर करेज, मोरल एंड फिजिकल। जो आपको मोरली करेजियस होना चाहिए, और फिजिकली फिजिकली तो करेजियस आपको ऑब्वियसली बात है कि जरूरी है। लॉट ऑफ पीपल हैं जो सपोज दिव्यांग हैं, लेकिन उनके पास जो माइंड का करेज है, मोरल करेज है, वो शायद फिजिकली फिट आप हो उससे बेटर हो सकता है। लेकिन दोनों चाहिए। आपके पास करेज जो होना चाहिए वो दोनों होना चाहिए, फिजिकली भी होना चाहिए और मोरली भी होना चाहिए, और वो करेज आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप की जाती है। उसके बाद है बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। एक्चुअली जो पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, तो ये आपका ये बिहेवियरल वाला पार्ट भी है। तो इंटरपर्सनल रिलेशंस विद सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, जो एसआरटी में देते हैं कि आपके सीनियर ने ये कहा या आपका जूनियर ये कर रहा है, तो किस ढंग से आप उसको जवाब दे पाते हो। एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है ना कि आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में वो ले जा रहे हैं और उसके वो प्रैक्टिकल बोल रहे हैं कि हाँ जी कैसे इसको हैंडल करोगे, नहीं, वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो सिचुएशन दिए जा रहे हैं, उसमें से वो होना चाहिए, उसमें से वो दिखना चाहिए कि हाँ ये जो इंटरपर्सनल रिलेशन है, हम सीनियर का सुपीरियर का जो बात है किस ढंग से हम हैंडल करेंगे और अपने सबॉर्डिनेट को किस ढंग से कमांड देंगे। फिर है कि कमिटमेंट टू वैल्यूज, इंटीग्रिटी, सेकुलर एंड नेशनल ओरिएंटेशन। ये सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत मायने रखता है। जब आप फोर्स में जाते हो तो एक तरह से किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन को आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप एज ए इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यस, आपके पर्सनल लेवल पे आप किसी भी कास्ट से हो सकते हो, किसी भी रिलीजन से हो सकते हो, किसी भी रीजन से हो सकते हो, लेकिन आपको जब वहां जाते हो तो आपके अपने वैल्यूज, जो वैल्यूज इन द सेंस की सोसाइटी जिसको मानती है, या जिस फोर्स में आप गए हो, उस फोर्स का जो मोटो है, जो उसके वैल्यूज हैं, उसको आपको हर हाल में उसके ऊपर कमिटेड होना चाहिए। इंटीग्रिटी, जो आपका जॉब है वो आप पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं करोगे। अभी जैसे देखोगे कि आईटीबीपी के जो एक असिस्टेंट कमांडेंट हैं और उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के चक्कर में मीन्स करोड़ों का घोटाला किए,
तो ऑब्वियसली है उनको अरेस्ट किया गया जो भी है। तो थिंग्स कि आप जब जॉब के लिए जाते हो आपको इतनी हैंडसम सैलरी दी जाती है कि जिससे आप अच्छी लाइफ जी सकते हो, बहुत सारी और सुविधाएं होती है और चीजें जो होती है अनलिमिटेड होती है। आपको करोड़ों दे दिया जाए तब भी आप सेटिस्फाई नहीं होगे। तो लेकिन जितनी आपको एक स्टैंडर्ड में लगता है उतने दी जाती है, उतने पैसे से लेकर के दिया जाता है, तो आप अपने वैल्यूज जो हैं वो उससे कमिटेड रहो, जो जॉब है उससे कमिटेड रहो। पर्सनल बेनिफिट्स उसमें नहीं देखना है, उसमें जो ड्यूटी आपकी है वो देखना है। सेकुलर आपको होना है कि फोर्स में जब आप एज ए आप जब लीडर होते हो तो आपके ऊपर और जिम्मेदारी होती है। आपके फोर्स में जो होंगे वो डिफरेंट टाइप के लोग होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब टाइप के लोग होंगे। उसमें भी है कि डिफरेंट ट्रेडिशंस को वो मानते हैं, तो हमें सबका सम्मान करना होता है। हम अपने पर्सनल लेवल पे कुछ भी बिलीफ रख रहे हो लेकिन वहाँ सेकुलर के तौर पे इसी वजह से कोशिश किया जाता है कि यदि मंदिर है तो मस्जिद भी होने चाहिए, गुरुद्वारे भी होने चाहिए, चर्च भी होने चाहिए जितना पॉसिबल। अब हर जगह तो सारी चीजें उपलब्ध नहीं होती है लेकिन कोशिश किया जाता है कि हर वो चीज हो ताकि सब लोग अपना अपना अपने रिलीजन्स को भी फॉलो कर सके। लेकिन जहां नेचर ऑफ ड्यूटी आती है तो वो उसको करना है। और नेशनल ओरिएंटेशन, आप किसी स्टेट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप ना तो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक तरह से, और ना पंजाब को और ना तमिलनाडु को। आप ऐसे यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जा रहे हो तो आपको नेशनल ओरिएंटेशन रखने की जरूरत होती है। आपको ये सारे क्वेश्चंस में जो है वो जवाब देना होता है। क्वेश्चन जब आप जवाब देते हो, जब क्वेश्चन आप ये करते हो तो आपका उस क्वेश्चन में दिखना चाहिए। अब नेक्स्ट एक ये होता है कि एनसीसी यदि आपके पास है तो एनसीसी में ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट आपको 10 नंबर दे दिया गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि आपका बेनिफिट तब होता है जब आपके पास बी या सी सर्टिफिकेट हो, तो ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। दिस क्वालिफिकेशंस विल बी गिवन कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट ओनली। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिनके पास एनसीसी है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि आप एनसीसी प्रोसेस करते हो, एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है और आप जवाब सही देते हो तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन आप सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाते हो तो उस सर्टिफिकेट का भी कोई मतलब नहीं होता है। सर्टिफिकेट इसमें क्योंकि ऐसा नहीं है ना, इसमें कुछ एक चीजों में होता है ना कि डायरेक्ट मार्क्स मिल जाता है कि आपके पास सर्टिफिकेट है, आप जानते हो कुछ या नहीं, आप रिप्लाई करते हो या नहीं, आपको मार्क्स। यहाँ है कि यदि आप सर्टिफिकेट रख रहे हो और आप उस अप्रोप्रिएट वे में जवाब देते हो कि हाँ रियल में आपने वहाँ कुछ सीखा, आपने वैल्यू एडिशन किया, तो आपको मार्क्स मिलते हैं। समटाइम देखोगे कि ये लॉट ऑफ कैंडिडेट एनसीसी किए हुए हैं उनको कम मार्क्स मिल रहा है, जो एनसीसी नहीं है उनको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स मिला है। तो ये एक कंपोनेंट है आपका कि उसमें मिलेगा आपको एडवांटेज, लेकिन यदि आप उसको दिखा पाओगे कि हाँ हम जो ये सर्टिफिकेट है उससे रियली हमने बहुत कुछ सीखा और हमने इसमें वैल्यू एडिशन किया। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपके जो इंटरव्यू के बारे में थे। जो और चीज़ें धीरे धीरे करके हम ऐड करेंगे, जो आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। देखो, जो हमने पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में इंटरव्यू के लिए बताया कि ये मेजोरिटी जो है वो इंडिविजुअल गाइडेंस इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इंडिविजुअल लेवल पे आप आपका डीएएफ दूसरे कैंडिडेट के डीएएफ से डिफरेंट है। आप डिफरेंट बैकग्राउंड में रहे हो, आपके कुछ जो क्वालिटीज़ हैं, वो जो कहता हूँ ना मैं कि एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड इन्वायरमेंट। तो आप जिस इन्वायरमेंट में रहे हो वो टोटली डिफरेंट है दूसरे कैंडिडेट से। कुछ ऐसे कैंडिडेट हो जिनके फादर ऑलरेडी गैजेटेड ऑफिसर हैं, मान के चलो कि कुछ ऐसे हैं जिनके फादर ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट हैं या डिप्टी कमांडेंट हैं या फिर कमांडेंट हैं। तो उनकी अपब्रिंगिंग या उनका जो सोच है वो डिफरेंट होगा, जिसके कि फादर एक तरह से डेली वेज लेबरर हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खुद से ही अपनी जीवन को चला रहे हैं, यानी कि अपने इंड पे अर्न करके और वो पढ़ रहे हैं। तो हर कोई अलग अलग पर्सन है। कुछ ऐसे लोग हैं जो एनआईटी से पढ़े हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हर बार मिलते हैं जो एनआईटी से किए हुए हैं। कुछ एक
आईआईटी वाले एक दो को होते हैं, एक दो जनरली एनआईटी से वाले बहुत कैंडिडेट होते हैं। कुछ लोग हैं ऑलरेडी कि ब्रांड के, सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस से, या और डिफरेंट टॉप कॉलेजेस से, जो इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस हैं, कुछ उससे पढ़े हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो डिस्टेंट लर्निंग से पढ़े हुए हैं, जो कि क्लास एक्चुअल में अटेंड नहीं किए। कुछ ऐसे लोग हैं जो 97% +2 में लाए हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 37% लाए हुए हैं। यानी कि दो कैंडिडेट को जोड़ोगे तब भी इनका जो 97 वाला का बहुत ज़्यादा मार्क्स हो जाएगा, दोनों कैंडिडेट को के मार्क्स को जोड़ने। तो हर कैंडिडेट अपने आप में डिफरेंट है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो 97% +2 में लाया है उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा 37 वाले से। नहीं, हो सकता है 37% वाला 97% वाले से ज़्यादा मार्क्स लाए। तो इंटरव्यू इज़ टोटली डिफरेंट। वो आपके जो कुछ हैं, आपने 5 ईयर्स पहले जो मिस्टेक्स किए, उस मिस्टेक्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन हम उस मिस्टेक्स को कैसे हैंडल करें। इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का मैं जब डीएएफ देखता हूँ तो अच्छे अच्छे कैंडिडेट बहुत सारे मिस्टेक्स किए हुए रहते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स। तो हम उस मिस्टेक्स को नहीं हटा सकते हैं, लेकिन उस मिस्टेक्स को कैसे जवाब देना है, ये चीज़ें करी जाएगी। तो जो भी इंटरव्यू में इंटरेस्टेड हैं, जो भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चाहते हैं पेड वाले, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको पेड नहीं लेना होता है, तब भी मैं जो मेरे से संभव हो पाता है मैं हमेशा करने के लिए तैयार रहता हूँ। मैंने ऑलरेडी बताया कि फॉर एग्जांपल 2017 18 19 इस सारे बैच के कैंडिडेट्स को हमने फ्री में ही गाइडेंस प्रोवाइड किया। तो आप फिर उसके बाद मैंने एक तरह से 2020 वाले में फर्स्ट मैंने चार्ज किया। और हाँ, 2018 में हमने कुछ कैंडिडेट को चार्ज तब किया था जो इलाहाबाद में थे, जिनको एक तरह से मैंने बिठा करके और पढ़ाया। तो मैं फिजिकली अपना उनको हर एक एक को बैठा करके पढ़ाता था, तो उनके लिए कुछ मैंने चार्ज किया था। अदरवाइज 2017 18 19 में देखोगे तो मैंने सबको फ्री में गाइडेंस प्रोवाइड किया। तो कुछ आप पे करके यदि सेलेक्ट होते हो तो मुझे भी खुशी होती है, और आपको भी जो भी कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।